नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मार्टर एवरीडे पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि NCF 2005 क्या है, ये किस लिए बना था, इसकी क्या रिकमेंडेशंस थी, इसकी क्या नीड्स थी, क्या इसकी मेरिट्स रही और क्या इसकी डीमेरिट्स रही। लेकिन हम NCF 2005 को डिस्कस करने से पहले इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इससे पहले और कौन कौन से NCF आ चुके हैं या रह चुके हैं। तो देखते हैं, ये जो हमारा NCF 2005 था, ये हमारा फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जो प्रेजेंटली चला हुआ है। और इससे पहले NCF 1975, NCF 1988, NCF 2000 और फिर आया था हमारा NCF 2005। जो NCF 1975 था वो क्या बोलता था कि डील्स विद जनरल साइंस इज कंपल्सरी एट 10th लेवल एंड एक्टिविटी बेस्ड। ये किसके साथ डील करता था? जनरल साइंस के साथ। ये बोलता कि जो साइंस सब्जेक्ट है, जनरल साइंस है, वो कंपल्सरी होनी चाहिए 10th लेवल पर और ये एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए जो हमारा करिकुलम है। और सेकंड था NCF 1988। ये बोलता है कि जो हमारी साइंस एजुकेशन है, साइंस एजुकेशन शुड कंपल्सरी एंड लर्नर सेंटर एंड पेडागोगी शुड वर्क ऑन 3 डोमेन्स, दैट इज 3H, जो हमारे हेड, हैंड और हार्ट है। तो ये बोलता है NCF 1988 की जो साइंस है, साइंस एजुकेशन है, वो क्या होनी चाहिए? कंपल्सरी होनी चाहिए और ये लर्नर सेंटर होनी चाहिए। कि मतलब एक जो हमारा बालक है, बालक केंद्रित होनी चाहिए। और ये जो अपना इसका जो एक वर्क मतलब एक काम करती है, तो ये 3 डोमेन पर काम करे। जो हमारे कौन कौन से 3 डोमेन है? हैंड, हेड एंड हार्ट। जो हमारा हैंड है साइकोमोटर में आता है वो, और जो हमारी हार्ट से रिलेटेड है वो इफेक्टिव, और जो हमारी हेड से रिलेटेड पाएगी वो हमारी कॉग्निटिव। NCF 2000 क्या बोलता है? टीचिंग ऑफ साइंस एंड टेक्निक शुड मैंडेटरी एंड EVS एज प्राइमरी स्टेज। ये बोलता है कि जो हमारा साइंस सब्जेक्ट है और जो भी हमारी टेक्निक्स हैं वो मैंडेटरी होनी चाहिए, और EVS सब्जेक्ट जो है, एनवायरमेंटल साइंस जो सब्जेक्ट है, वो एटलीस्ट प्राइमरी स्टेज पर होना चाहिए। नेक्स्ट है NCF 2005, जो हमारी आज मेन डिस्कशन रहने वाली है, NCF 2005। तो इसको कौन कंस्ट्रक्ट करता है? NCERT। कौन कंस्ट्रक्ट करता है इसको? NCERT। ये एक मेन क्वेश्चन आ सकता है टेट में। अक्सर NCF से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो अपना ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लें। तो NCERT का मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, जो कब बना था? 1961 में। और इसका जो मेन था, ये क्या है? ऑटोनॉमस है और ये वर्क्स करता है विमेन रिसोर्स डेवलपमेंट पर, या फिर, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं प्रोफेसर यशपाल। और जो इनकी कमेटी है वो है यशपाल कमेटी, जो आई थी 1993 में। और ये फोकस, मेन इनका फोकस था टू इम्प्रूव द स्कूल एजुकेशन। और जो हमारी NCF 2005 थी, उसका मेन मोटो था लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या बोलता था ये? कि बिना किसी बोझ के पढ़ाई। टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, वर्क्स ऑन कंस्ट्रक्ट विजम अप्रोच। इसका मतलब था, विजम अप्रोच का मतलब है कंस्ट्रक्ट, विजम अप्रोच का मतलब है कि कोई नई नॉलेज लेना, टू कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज। और आगे बोलता है ये NCF 2005 कन्वर्टेड इनटू 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, हमारी इंडिया में आपको पता है 22 लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाती है। तो ये NCF कन्वर्टेड इनटू 22 लैंग्वेजेस में कन्वर्टेड किया गया। डिफरेंट स्टेट थ्रू आउट कंट्री। ओके,
अब देखिए, एनसीईआरटी का तो पता चल गया आपको। एनसीईआरटी होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। एससीईआरटी होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। ये एडिशनल क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपको एडिशनल वे में बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर हमारे टेट या कमीशन में पूछे जाते हैं। तो एचपी में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है एससीईआरटी? वो है सोलन में, और डाइट हमारी है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अब देखते हैं कि नीड क्या है एनसीएफ 2005 की, क्यों इसको रिकमेंड किया गया, देखते हैं। लॉन्ग वॉक टू स्कूल। स्कूल आपको पता है, लॉन्ग वॉक टू स्कूल मतलब कि पहले के टाइम में क्या होता था, स्कूल बहुत दूर दूर होते थे, 8-10 किलोमीटर के एरिया में। लेकिन एनसीएफ 2005 का मोटो ये था कि स्कूलों की दूरी जो है वो ख़त्म करनी है। एटलीस्ट जो प्राइमरी स्कूल है वो 1 किलोमीटर एरिया में होने चाहिए हर गांव में, और जो हमारे हाई स्कूल है वो 3 किलोमीटर तक की दूरी में ही होने चाहिए घर से लेकर। तो ये इसका एक मोटो था। हैवी स्कूल बैग्स को ख़त्म करना, कि बहुत सारी किताबें होती है बच्चों के पास, बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता था, उसको भी ये चाहता था कि ख़त्म करना है। लैक ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर में आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है कि उसकी कमी, या बच्चों को नीचे बैठना पड़ता था पहले के टाइम में। सिटिंग पोजीशन आप अभी भी देखेंगे, जो हमारे अपर एरिया के स्कूल्स हैं तो उनमें शायद अभी भी ये प्रॉब्लम्स हैं। फिर टीचिंग एड, प्रॉपर टीचिंग एड नहीं मिल पाती थी, या टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं। और फिर स्पोर्ट्स को लेकर, प्ले ग्राउंड्स को लेकर ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। टाइम टेबल इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ चिल्ड्रन। टाइम टेबल मतलब कि अब जैसे कि उनको एक तो, या तो उसमें एक्टिविटी सेंटर नहीं है, वो चाइल्ड सेंटर नहीं है, ये भी आ सकता है। स्पेशली फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए कि एक स्पेशल स्कूल्स फॉर गर्ल्स खोले गए, जो अभी भी बहुत मतलब ये गर्ल्स स्कूल खोले गए हैं जिसमें सिर्फ गर्ल्स ही हैं। या फिर टॉयलेट प्रॉब्लम, जो भी हमारे वॉशरूम थे या कुछ भी, उनको ध्यान में रखा गया, तो उसके लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ी। फिर अगला है प्रोविज़न ऑफ बीटिंग पनिशमेंट। आपको पता है कि पहले के टाइम में बीटिंग पनिशमेंट्स ये सब कुछ स्कूलों में होता आया है, और अब लेकिन इसकी ये ज़रूरत थी कि बच्चों को, अब देखना आप अभी प्रेजेंटली सिनेरियो में देखोगे, जो पिटाई है स्कूलों में वो बिल्कुल उसके लिए मना है। कोई भी टीचर स्टिक का यूज़ नहीं कर सकता है। तो ये कुछ इसकी नीड्स थी जिसके लिए एनसीएफ 2005 बनाई गई। अब चलिए देखते हैं गाइडलाइंस, प्रिंसिपल, प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ एनसीएफ 2005। ये कुछ गाइडलाइंस, प्रिंसिपल या प्रोस्पेक्टिव्स हैं एनसीएफ 2005 के। टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट लर्निंग मेथड, हमें लर्निंग को शिफ्ट करना है रोट लर्निंग मेथड से। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, की ज्ञान को स्कूल के बाहर भी हमें मतलब जीवन के साथ जोड़ना है। टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल, जो हमारी क्लासरूम लर्निंग है उसे हमें और भी लचीली बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है। ये कुछ इसकी गाइडलाइंस थी, या पर्सपेक्टिव्स भी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 3 एजुकेशन पिलर, जो सजेस्ट किया है जेपी नायक ने। देखते हैं क्या है ये दिया था जेपी नायक ने 3 एजुकेशन पिलर। तो इसमें बात की गई है इक्वलिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मतलब कि इक्वलिटी मतलब सब एक समान होने चाहिए। इक्वलिटी में कि कोई भी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, कि कोई सुपीरियर नहीं है और ना ही कोई इन्फीरियर है, ऑल आर इक्वल। आपको पता है बहुत से अभी देखो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, तो मतलब सभी को समानता से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार भी मिला है। तो वो इक्वलिटी की बात हुई। चलते हैं क्वालिटी की तरफ। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मतलब कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, रियल लर्निंग होनी चाहिए, ये बात हुई क्वालिटी की। क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब अकॉर्डिंग टू एज ऑफ स्टूडेंट्स, की क्वांटिटी भी होनी चाहिए। इक्वलिटी हो गई, क्वालिटी होगी, लेकिन अगर क्वांटिटी ही नहीं है, मान लीजिए कि 10th क्लास का स्टूडेंट है और उसे हम एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं 6 स्टैंडर्ड की, या 6 स्टैंडर्ड में जो बच्चा है उसे हम एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड की, तो क्या उस चीज़ की क्वांटिटी रह जाती है?
क्या वो हम उचित शिक्षा उसे प्रोवाइड करवा रहे हैं? तो इन 3 पिलरों के बारे में भी जेपी नायक ने सजेस्ट किया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एनसीएफ किस चीज़ के ऊपर वर्क करती है। सबसे पहले लर्निंग, ये कंस्ट्रक्टिंग लर्निंग मतलब कि वही न्यू एजुकेशन या न्यू लर्निंग, न्यू नॉलेज, जॉयफुल लर्निंग बनाना, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स जिसमें कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो एक्टिवली, और नॉलेज, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, पीयर इंटरेक्शन मतलब कि सबके साथ इंटरेक्ट करना। नेक्स्ट इज inclusive education to be part of curriculum, that is inclusion of the all human being, all round development of, ये वही आ जाता है नॉलेज में कि जो हमारी लर्निंग है नॉलेज में ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए चाइल्ड की। 3 डोमेन्स पर वर्क करता है, वही कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर्स जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट है इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए? लैंग्वेज सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, आर्ट एजुकेशन, सोशल साइंस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्टडी ऑफ पीस एजुकेशन, वर्क और वोकेशनल एजुकेशन। लैंग्वेज मतलब भाषा होनी चाहिए, भाषा का विषय। मैथमेटिक्स होना चाहिए इसमें, गणित, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, आर्ट एजुकेशन, कला एजुकेशन जो भी हमारी शिक्षा है वो होनी चाहिए, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान होना चाहिए, हेल्थ जो एंड फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए इसमें, शारीरिक शिक्षा, स्टडी ऑफ पीस एजुकेशन जो भी शांति के लिए शिक्षा है, नैतिक शिक्षा आ सकती है इसमें, वर्क और वोकेशनल एजुकेशन जो भी हमारी जितने भी वर्क एजुकेशन है मतलब कार्य को लेकर जो भी ट्रेनिंग्स हैं वो सब कुछ। तो चलिए देखते हैं लैंग्वेज की रेफरेंस में एनसीएफ 2005 को। पहले लैंग्वेज ये बोलता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। ये बोलता है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होना चाहिए प्राइमरी स्टेज पर वो क्या होना चाहिए? मदर टंग। अब मदर टंग में आपको पता है मातृभाषा आ सकती है हमारी, और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला शुड बी फॉलोड। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, हमारे इंटरनेशनल लैंग्वेज और मदर टंग, ये है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। करिकुलम शुड कंटेन मल्टीलिंगुअल कंसिस्टेंसी। मल्टीलिंगुअल मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस मतलब इसमें आ जाती है। फोकस ऑन ऑल दी स्किल्स दैट इज राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग। आप ये बोलते हैं कि फोकस किसके ऊपर किया गया? सारी स्किल्स के ऊपर, जैसे हमारी लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स के ऊपर। एक नेक्स्ट वन इज मैथमेटिक्स में आपको पता है जितने भी हमारी कैलकुलेशंस है, रीजनिंग है, वो सब आ जाएंगी मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट वन इज साइंस में भी हमारी नेचुरल है, एनवायरमेंटल फिनोमिनन जो भी है, डेली लाइफ यूज़ में जो चीज़ें होती है वो सब कुछ साइंस में ही आती है। और फीलिंग ऑफ क्यूरियोसिटी टू नो न्यू थिंग्स, ये भी हमारी साइंस। सपोर्ट एंड नरिश, काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर हम साइंस को बोलें तो ये क्या है? काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और नेक्स्ट वन इज SST, सोशल स्टडीज या सोशल साइंस, कल्टिवेट द क्रिटिकल अवेयरनेस, प्रिजर्व हेरिटेज, सोशल नॉलेज। इससे हमें देखिए क्या क्या, एक तो हमें अपने जो भी विभिन्न काल रह चुके हैं, प्रांतें थी, जो भी समाज था, हिस्टोरिकल जो भी हमें नॉलेज मिलती है वो SST से ही मिलती हैं। या सोसाइटी के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, इतिहास के बारे में जो भी नॉलेज मिलती है वो SST से ही मिलती है। नेक्स्ट वन इज आर्ट एजुकेशन, फिजिकल डेवलपमेंट। इस आर्ट एजुकेशन से क्या क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, कल्चरल डेवलपमेंट, और ये एनहांस करती है क्रिएटिविटी को, किसी की कला को एनहांस करती है। एंड पार्ट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी का एक ये पार्ट है। इसमें बच्चा जो है फिजिकली इन्वॉल्व भी होता है, ये ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी इसमें आती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बच्चा करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज पीस एजुकेशन, मोरल डेवलपमेंट एंड इनकलकेट डिफरेंट वैल्यूज, स्किल्स डेवलपमेंट, ब्रदरहुड, टॉलरेंस एट्सेट्रा। ये बोलता है कि इसमें क्या किया जाता है? नैतिक विकास या फिर इनकलकेट किया जाता है डिफरेंट वैल्यूज़ को, बहुत सारे अदर कर्तव्य जो भी हमारी कर्तव्य है या मूल हैं उन सभी को,
स्किल्स की डेवलपमेंट की जाती है, ब्रदरहुड की भावना को, एक भाईचारे की भावना को, एकता की भावना को, इस सब में इनकलकेट किया जाता है, इस सब्जेक्ट में ऐड किया गया है पीस एजुकेशन में। नेक्स्ट वन इज वर्क एजुकेशन, लर्निंग बाई अर्निंग, कमाई के साथ सीखना, जैसे कि महात्मा गांधी कहा करते थे लर्निंग बाई अर्निंग। अभी जैसे नई हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी वोकेशनल सब्जेक्ट को मैंडेटरी किया गया है कि स्कूल्स में वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं और बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत से काम सिखाए जाएं। और आजकल के इस सिनेरियो में बहुत सारे वर्क स्टेशन लगाए जाते हैं, जिसमें भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के काम बताए जाते हैं बहुत तरीक़ों से कि कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हेल्थ एजुकेशन एंड योगा। इसमें हेल्थ एजुकेशन एंड योगा इसलिए ऐड किया गया, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जाए, बच्चों को टैबलेट्स दिए जाए, जैसे कि प्रेजेंटली स्कूलों में आयरन के टैबलेट दिए जाते हैं, या फिर बच्चों को मिड डे मील दी जाती है प्रॉपर न्यूट्रिएंट के साथ, और भी बहुत कुछ उनके लिए स्कीम्स की गई हैं। तो ये इसलिए किया गया था क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा होता था, पेरेंट्स ज़्यादा इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं देते थे, जो बच्चे बहुत गरीब घरों से थे या फिर स्लम एरिया से थे। तो इसके लिए भी इस पर जोर दिया गया, और स्पेशली जो बच्चे पिछड़े हुए थे, स्कूलों में नहीं आते थे, उनको स्कूलों में लाने के लिए भी मिड डे मील शुरू किया गया। और फिर उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, योगा करवाना, एक्सरसाइजेज करवानी, उनका प्रॉपर चेकअप करना, जो भी स्कूलों में तरह तरह के कैंप्स लगते हैं। तो इसलिए हेल्थ एजुकेशन और योगा को भी इसमें कंक्लूड किया गया। मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या रहती हैं? मेरिट्स रहती हैं एनसीएफ 2005 की। जो एक एडवांटेजेस थे वो ये थे कि सबसे पहला सबसे बड़ा एडवांटेजेस था लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के पढ़ाई, तो ये भी बहुत अच्छा एक एडवांटेजेस था। फिर एक आपको पता है पिलर, जो एक 3 पिलर जो एक सजेस्ट किया पी के नाइक जी ने, 3 पिलर, तो उसमें भी बात की गई थी क्वालिटी, क्वांटिटी और इक्वलिटी की, कि सभी को बराबर समझा जाएगा, क्वांटिटी अच्छी दी जाएगी, इक्वलिटी होगी अच्छी, तो वो भी एक एडवांटेजेस था। फिर सजेस्ट करता है कि एक कक्षा में 30 स्टूडेंट ही होने चाहिए एक सेक्शन में, ये एक इसका एडवांटेजेस था। फिर इसमें ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन थी, जो भी मतलब बाल शिक्षा केंद्र थी, ये बालकों पर केंद्रित शिक्षा थी एक। एंड न्यू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वर इंक्लूडेड इन एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड मोरल वैल्यूज़, सांस्कृतिक और नैतिक जो भी मूल्यों का उसका विकास किया गया, ये इसकी कुछ एडवांटेजेस रहती हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस रहते हैं। पहले तो लैक ऑफ स्टाफ इन स्कूल्स, टीचर स्टाफ इन स्कूल्स, ये एक डिसएडवांटेजेस। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक इसकी डिसएडवांटेजेस रहती है। ह्यूज बर्डन ऑन द टीचर, ठीक है, टीचर पे भी बहुत बड़ा बर्डन रहा। हाई एम्फेसिस ऑन मार्क्स एंड ग्रेड सिस्टम, ये ग्रेडिंग सिस्टम भी एक इसकी डीमेरिट्स रह चुकी। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इसने टेक्नोलॉजी की बात की तो कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेजेस था, स्टूडेंट्स के लिए भी डिसएडवांटेजेस है टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करना। और नो इम्पोर्टेंस फॉर द एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ करिकुलम, अनफेयर टू योगा, इसमें योगा की बात कही गई, लेकिन योगा कहाँ, मतलब इतना ज़्यादा योगा पर फोकस नहीं किया गया इसमें। ओवरलोडिंग, करिकुलम में बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग करी गई, तो ये कुछ इसकी डीमेरिट्स रहती हैं। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।